यूपीआई के बाद अब अगला बड़ा कदम क्या होगा, आइए जानते हैं। यह है इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज यानी ई रुपीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत ने इतिहास रचा है। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। जी हां, आपने सही सुना। अब भारत ने वीजा और मास्टर कार्ड को पीछे छोड़ दिया है। रोजाना 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू होते हैं, जबकि वीजा सिर्फ 639 मिलियन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाता है, जबकि पूरी दुनिया में ऑपरेट होता है। और यूपीआई अभी सिर्फ इंडिया में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि डिजिटल क्रांति का प्रमाण है, जहां भारत ने दिखाया कि एक डेवलपिंग देश भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप ले सकता है। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। यूपीआई की वजह से डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिपेंडेंसी कम हो गई और लोग अब डायरेक्टली अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई ने ना सिर्फ इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाया, बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल भी सेट किया है। आईएमएफ ने भी यूपीआई की एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है। यूपीआई के बाद अब अगला बड़ा कदम क्या होगा, आइए जानते हैं। यह है इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज यानी ई रुपीज। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स का बेस बना दिया है। अब डिजिटल रुपए का मकसद है ऑफिशियल करेंसी को डिजिटल फॉर्म में लाना, जिससे हर इंडियन, बैंक अकाउंट हो या ना हो, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन सके और कभी भी वैल्यू लूज नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो मेरी पुरानी वीडियो क्रिप्टो फ्यूचर या स्कैम, इस वीडियो में मैंने तब भी कहा था कि क्रिप्टो आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बैकिंग चाहिए, जैसे गवर्नमेंट बैकिंग, ताकि आम आदमी का पैसा सिक्योर रहे, यानी एक लीगल टेंडर। मेरी क्रिप्टो फ्यूचर या स्कैम वीडियो में मैंने समझाया था गोल्ड का एग्जांपल देकर कि कैसे इंडिया नोट्स गोल्ड की बिना पर छापता है। एक गारंटी गवर्नमेंट के पास होती है। क्रिप्टो फ्यूचर या स्कैम, इस जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। वापस आते हैं डिजिटल रुपए पर। अब यहाँ भी नोट्स नहीं होंगे, डिजिटल करेंसी होगी, जिसे आप अपने डिजिटल वॉलेट में रखोगे और वो सेंट्रल बैंक द्वारा गारंटेड होगा। डिजिटल रुपए का मतलब कोई बैंक अकाउंट नहीं, सीधे डिजिटल रुपी वॉलेट, जो कि डायरेक्टली ऑपरेट होगा सेंट्रल बैंक से। यानी अब अनबैंक्ड और अंडर बैंक लोग भी डिजिटल वॉलेट और ई रुपी ट्रांजैक्शंस का पार्ट बनेंगे। और अब गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज, सैलरीज डायरेक्टली डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हो सकती है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर प्लेटफॉर्म फी या मर्चेंट चार्जेस लगने शुरू हो गए हैं, जो कि बैंक्स या एप्स ले रहे हैं। 1, 2 या 3 रुपए, जिसका जो मन चाहे। लेकिन डिजिटल रुपए का डायरेक्ट सेंट्रल बैंक सिस्टम यूज होने पर ये एक्स्ट्रा फीस बचाएगा, यानी स्मॉल बिजनेसेस और मर्चेंट्स के लिए ये कॉस्ट सेविंग का बड़ा फैक्टर होगा। दोस्तों, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो क्रिप्टो फ्यूचर या स्कैम में लोगों ने मुझसे पूछा था। Is India's upcoming digital rupee will be India's crypto coin? आंसर है नहीं। मतलब क्या इंडिया डिजिटल रुपी को ऐसा कॉइन बना सकता है जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो? दोस्तों, टेक्निकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई का गोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और रखना। एक वॉलेटाइल करेंसी, यानी जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है इन्वेस्टमेंट की वजह से, इस पर्पस को यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फेल कर सकती है। बेसिकली सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को क्रिप्टो की तरह फ्लक्चुएट होने नहीं दे सकता। ये इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकता है। डिजिटल रुपए का मकसद है कैश को डिजिटली रिप्लेस करना, ना कि स्पेकुलेटिव एसेट बन जाना। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो अगर ई रुपए का वैल्यू इंडिपेंडेंटली चेंज होता है तो आरबीआई इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी मैनेज नहीं कर पाएगा। आई होप मेरे व्यूअर्स को ये बात क्लियर हो गई होगी। और अब समझते हैं कि और क्या फायदे होंगे डिजिटल रुपए के। ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स स्मूथ और फास्ट हो जाएंगी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को फायदा होगा। मतलब नो लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे एलसी कहते हैं, रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ आपके वॉलेट की गारंटी डायरेक्ट सेंट्रल बैंक ले रहा है। जियोपॉलिटिकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, जैसे आज छोटे छोटे देश हमारा यूपीआई सिस्टम मांग रहे हैं। इनफैक्ट छोटे नहीं, जापान ने भी मांगा है।
ऐसे ही अगर डिजिटल रूपी ग्लोबल अडॉप्शन पाता है, इंडिया की फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाएगी। यानी हो सकता है कि कल को हम रशिया से ऑयल डिजिटल रुपीज मिले, ना कि डॉलर्स में। बेसिकली ई रुपीज जैसे सीबीडीज फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड और रिजर्व करेंसी स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में, अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर यूएसए में गुड्स भेजता है तो ट्रेडिशनल पेमेंट में डेज लगते हैं, ई रुपी से इंस्टेंट पेमेंट और कन्वर्जन हैसल फ्री हो जाएगा। और डिजिटल रुपी की इंपॉर्टेंस ये है कि आरबीआई के लिए नए टूल्स डेवलप होंगे, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इकोनॉमिक स्टिमुलेशन। यानी हम अपनी इकोनॉमी का रियल टाइम ट्रैक रख पाएंगे। लेकिन ब्लैक मनी और कैश ऑपरेटर्स के लिए ये एक बुरी खबर है, उनका बिजनेस खतरे में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि डिजिटल ई रुपीस कब तक लॉन्च हो सकता है। आरबीआई ने सेलेक्ट सिटीज और सेक्टर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनिशियल फीडबैक प्रॉमिसिंग है। यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों ने ट्रांजैक्शंस इजी और फास्ट डिस्क्राइब किए हैं। गवर्नमेंट अब पॉलिसी फ्रेमवर्क और रेगुलेशंस फाइनलाइज कर रही है ताकि नेशन वाइड रोल आउट स्मूथ हो। उम्मीद है ये 2027 तक आ सकता है और ई रुपी से कमर्स, बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज का इकोसिस्टम कंप्लीटली डिजिटल हो सकता है। दोस्तों, नेविगेशन चैलेंजेस होंगे इसमें, लेकिन भारत ने जैसे यूपीआई प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी को सॉलिड कर दिया है और आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, सरपासिंग जायंट्स लाइक वीजा एंड मास्टरकार्ड। डिजिटल ई रुपी भी इंडिया की शान बनेगा। यूपीआई ऑलरेडी एक पावरफुल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और डिजिटल रुपी इंटीग्रेट होने के बाद इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी स्ट्रांग हो जाएगा। जय हिंद।